वीडियो में हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। आपकी टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट नंबर 2 है, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। ये जो मूवमेंट हुई थी पूरी की पूरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके जो अलग अलग पॉइंट थे, ये अलग अलग जो स्ट्रैंड्स थे, अलग अलग जो स्ट्रीम चल रही थी, इसके बारे में देखेंगे। मेन 3 स्ट्रीम्स है। तो यहाँ पर जो ये मूवमेंट चल रही थी, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये मूवमेंट 1920-21 में ये मूवमेंट चल रही थी। तो ये मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। जो उसके कार्य काम अलग अलग थे, सबके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग था। सिटी में क्या हुआ, गांव में क्या हुआ, और जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, जो खेती का काम करते थे, प्लांटेशन करते थे, उनका क्या हुआ। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मूवमेंट इन द टाउन्स, रिबेलियन इन द कंट्री साइड और द स्वराज इन द प्लांटेशंस। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मूवमेंट इन टाउन। तो सिटी में क्या हुआ, सबसे पहले बिगिनिंग स्टार्टिंग क्या हुआ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ कि सभी लोगों ने, जो मिडिल क्लास के साथ ही ये सब शुरू हुआ। तो हमेशा जो भी रिवॉल्यूशन है वो मिडिल क्लास से ही शुरू होता है, या गरीब लोगों से शुरू होता है। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। लोगों ने स्कूल, कॉलेज, कोर्ट्स सबको बॉयकॉट कर दिया। इसका मतलब है कि सब चीज़ें छोड़ के आने लगे। जो ये सब टीचर बच्चे थे वो स्कूल छोड़ के आने लगे। जो भी सर्विस में थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, छोड़ के आने लगे। जो एडवोकेट थे वो अपना ये वकालत का काम छोड़ दिया। इसके बाद बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, फॉरेन के कपड़े की बाइकआउट करने लगे। पिकेटिंग ऑफ द लिकर शॉप थे, उसको भी बंद करने लगे, तोड़ने लगे। इसके बाद हार्म कॉलोनियल इकोनॉमी जो थी उनकी, उनको पूरा का पूरा हार्म हुआ। इसका मतलब है कि वहां पूरा नुकसान गया। अब यह एक पॉइंट आता है फर्स्ट पैराग्राफ में, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है काउंसिल के लिए। तो ये सब चीजें तो हो गई थी, बट यहाँ पर जो मद्रास में सारी की सारी जो इलेक्शन सिस्टम थी, उनकी जो काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो 3 प्रांत थे, 3 जो बड़े बड़े उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिनको मानते थे, मतलब कि प्रेसिडेंसी बोलते थे, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो ये जो 3 प्रेसिडेंसी थी, उसमें से दोनों प्रेसिडेंसियों में तो मना कर दिया इलेक्शन का, लोगों ने बाइकआउट कर दिया। बट मद्रास प्रेसिडेंसी में यहाँ पर इलेक्शन का विरोध नहीं किया और वहां पर चालू रहा। क्यों चालू रहा था? क्योंकि जो नॉन ब्राह्मण ग्रुप्स था वो ये मानते थे कि हम काउंसिल में हिस्सा लेंगे तभी हमको विशेष अधिकार मिले जाएंगे, द स्पेशल पावर्स मिली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये लोग काउंसिल को सपोर्ट में रहे थे। ओनली मद्रास प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसके बाद लोगों ने ये सब काम तो किए। 1921-22 में जो चीजें इंपोर्ट होती थी, जो फॉरेन के कपड़े इंपोर्ट होते थे, इसके ऊपर रोक लगा दी कि इट मींस 120 करोड़ का यहाँ पर वो माल मंगवाते थे, 102 करोड़ का मंगवाते थे। इसके बदले उनकी 57 करोड़ का मटेरियल यहाँ पर इंपोर्ट कर पाए। और लोगों ने टोटली फॉरेन गुड्स का, फॉरेन मटेरियल, फॉरेन कपड़े, ये सभी चीजों का बाइकआउट कर दिया था। तो यहाँ पर इनकी इकोनॉमी पूरी की पूरी हार्म कॉलोनियल इकोनॉमी, यहाँ पर इकोनॉमी को भी ज्यादा इफेक्ट हो गई थी। अब देखें कि लोगों ने जो बहुत सारे कपड़े बाहर से आ रहे थे तो उसको भी विरोध कर दिया था। अब जो हाथ से बनाते थे, हैंड वीविंग मटेरियल था, उसको यूज करने लगे। बट ये सब प्रोसेस के बाद कुछ स्लो डाउन, स्पीड धीरे हो गई। कैसे धीरे हो गई कि भाई कितने दिन तक हम फॉरेन के मटेरियल को बाइकआउट करेंगे। कुछ चीजें आदत में आ गई थी, जैसे कि खादी बनाते थे। खादी वॉज एक्सपेंसिव विच पुअर पीपल कुड नॉट एफोर्ड। तो बाहर से, फॉरेन से जो मंगवाते थे वो कपड़ा सस्ता पड़ता था। फॉरेन से आया तो भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वहां हजारों लाखों के संख्या में बनेगा, मशीनों में बनता था। यहाँ पर लोग हैंड वीविंग मटेरियल बनाते थे तो टाइम भी लगता था और महंगा भी पड़ता था। इसीलिए ज्यादा कितने दिन तक बंद कर पाए, तो यहाँ पर लोग फिर से धीरे धीरे वो शुरू करना चालू कर दिया ही होगा। तो ये एक स्लो डाउन है। यहाँ पर एक ड्रॉबैक्स मिलने हैं हमें को। एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड लॉयर्स जॉइन द बैक। इट मीन्स जो यहाँ पर प्रोसेस हुई थी, फिर वापस में लोग कितने दिन तक घर में बैठे रहेंगे, कितने दिन तक काम करेंगे। मतलब कि पूरे के पूरे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, ब्रिटिश जो प्रॉपर्टी थी उनकी, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट थे, उसके अंदर उनको भी बहुत सारा समस्या पैदा हो गई। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जरूरत थी। इट मीन्स जो अंग्रेजों में से छोड़ के आ गए लोग, सर्विस छोड़ के आ गए, बट यहाँ पर क्या हुआ कि सामने इंडियन इंस्टीट्यूट तो होना चाहिए। मान लो स्कूल छोड़ के आ गए तो भारतीय स्कूल तो होना चाहिए इंडियंस के लिए, तो इंडियन स्कूल भी होना चाहिए। बट ऐसा करने में बहुत टाइम लगता था।
ऐसा करने में ज्यादा ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए ये प्रक्रिया बहुत स्लो में चल रही थी। कर रहे थे बट स्लो चल रही थी, तो इसीलिए लोग फिर से वापस ये नौकरी धंधा ज्वाइन कर लिया। जो कोर्ट में थे, जो एडवोकेट थे, जो लॉयर थे, उन्होंने भी कोर्ट में फिर से अपनी वकालत यहाँ पर शुरू कर दिया था। तो हमने अभी देखा कि सिटी में क्या क्या हुआ था, टाउन्स में तो ये हुआ था, और यहाँ पर ड्रॉबैक्स में स्लो डाउन धीरे धीरे होता गया, और यहाँ पर लोगों ने फिर से वो चीजें एडॉप्ट करने लगे। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं पर उनको एक इकोनॉमी में झटका लग गया था, क्योंकि लोग खादी की तरफ थोड़ा ज्यादा मुड़ गए थे यहाँ पर। बट कुछ चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता था जो पुअर पब्लिक, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पर जो फॉरेन मटेरियल था वो खरीदना ही पड़ता था। तो हमने देखा कि ये टाउन्स के अंदर क्या क्या यहाँ पर इफेक्ट हुई थी। सेकंड पॉइंट, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। तो जो विलेज एरिया था कंट्री साइड में क्या क्या इफेक्ट हो रही थी, वो रिबेलियन क्या क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले पीजेंट एंड ट्राइबल्स, दो प्रकार के यहाँ पर रिएक्शन चल रहे थे। तो पीजेंट्स, किसान का सहयोग, मतलब कि किसान जो थे उनका भी साथ साथ में आंदोलन चल रहा था, जो कांग्रेस के लिए नाखुश थे वो लोग। अब ये लीड बाय द बाबा रामचंद्र। तो ये जो मूवमेंट थी पूरी की पूरी बाबा रामचंद्र जो एक सन्यासी थे वो लीड कर रहे थे पीजेंट्स के लिए। ये पहले पास्ट में जो फिजी में ये इंडेंजर्ड लेबर थे, मतलब कि इसको वो स्पष्ट बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर, मतलब कि इंडेंजर लेबर। तो वहां पर थे पहले फिजी में, वहां से इंडिया में आए थे, इंडियन थे। मूवमेंट अगेंस्ट द लैंड ऑर्डर्स एंड द तालुकेदार्स और लैंड ऑर्डर्स के सामने उनकी लड़ाई चल रही थी। मतलब कि ये पूरी की पूरी मूवमेंट जो चल रही थी किसानों की। हाई रेंट एंड द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड द बेगर, ऑर्गेनाइज्ड नाई धोबी बंद एंड सेटिंग अप अ किसान सभा विद द ब्रांचेस इन द मेनी विलेजेस। तो ये पॉइंट हमने मेन पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये जो यहाँ पर बाबा रामचंद्र थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अवध में थे, ये अवध में बाबा रामचंद्र ने पूरी की पूरी कमान संभाली हुई थी। और बाबा रामचंद्र पहले फिजी में थे, ये भी हमने देखा। और ये किसानों के जो जमींदार थे और लैंड ऑर्डर्स थे, तालुकेदार थे, ये लोगों के टैक्स वसूल करते थे। और इनको जो लीज पे दिया जाता था, कुछ लोगों को लीज पे जो जमीन के पट्टे दिए जाते थे कि लीज पे जमीन दिया था, उसमें भी ये लोग बार बार चेंजेस करते रहते थे। तो इसका मतलब है कोई स्टेबिलिटी नहीं था और लोगों को बार बार इस तरह से परेशान करते थे। तो इसी प्रकार से लोगों का गुस्सा ज्यादा था, मतलब कि किसान इसके सामने बहुत खिलाफ में गए थे। सारे पीजेंट्स, लैंड होल्डर्स एंड तालुकेदार्स के ऑपोजिट में थे। अब यहाँ पर इतनी सारी बातें होने के बाद एक नाई धोबी बंद आया, मतलब कि लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड नाई धोबी बंद, जो ये तालुकेदार्स थे, ये जो जमींदार थे, इनके लिए नाई धोबी बंद भी बंद कर दिया गया। नाई धोबी बंद का फैसला ये गया 1920 में जवाहरलाल नेहरू और कुछ नेता थे, उसमें से जवाहरलाल नेहरू ने गांव की, मतलब कि वहां के अवध के आसपास के गांव की सब जगह पर विजिट किया। वो सब जगह देखा, बाबा रामचंद्र और कुछ साथियों के साथ वो किसान सभा की एक फॉर्मेशन किया गया, किसान सभा। अब ये किसान सभा थी वो अवध किसान सभा के रूप में मानी जाती थी। और अवध किसान सभा की अराउंड 300 ब्रांचेस वहां पर फैल गई। मतलब कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, साथ साथ में किसान का भी मूवमेंट चल रहा था, पीजेंट मूवमेंट भी चालू हो गया। तो इससे तो कांग्रेस थोड़ी सी नाखुश थी। बट यहाँ पर लोगों का क्या हुआ था कि लोगों ने व्यापारियों को मारा, मतलब व्यापारी जो तालुकदार थे और जो लैंड होल्डर्स थे उनके घर पर हमला कर दिया, उनके तोड़फोड़ कर दिया, उनको मारा। इसके बाद लोगों ने अपना गुस्सा इस तरह से यहाँ पर निकाला था। मतलब ये गांधी जी ने दिया था कि नो वन विल पे द टैक्सेस, कोई भी बंदा टैक्स पे नहीं करेगा। तो यहाँ पर गांधी जी की एक आवाज के साथ लोग उस आंदोलन में, उस मूवमेंट में यहाँ पर कूद पड़े थे। तो यहाँ पर स्थानिक जो लोकल नेता थे उनके साथ मिलके और गांधी जी के आह्वान के आधार पर, गांधी जी की एक आवाज के आधार पर लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट को एक अंजाम दे दिया था। और यहाँ पर जो सारे का सारा काम था वो गांधी जी की अगुवाई में होता था। इट मीन्स कि गांधी जी के लीडरशिप में होता था। गांधी जी भले पूरे भारत में कहीं पर भी हो, पर उनके नाम से यहाँ पर काम हो रहा था। साथ में देखे तो यहाँ पर ट्राइबल्स ग्रुप में क्या हो रहा था, तो ट्राइबल्स ग्रुप में, आदिवासी में, जो ट्राइबल्स में, इट इज लीड बाय द अल्लूरी सीताराम राजू। तो एक बंदा था अल्लूरी सीताराम राजू, जिसको लोग वहां पर एक भगवान का अवतार मानते थे, मतलब कि उनको एक शक्तिशाली रूप में मानते थे। तो ये बंदा सोचता था कि ये जो बंदा था
वो ऐसे सभी को वो बता रहा था कि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लोगों को ठीक कर सकता है और इसके पास एस्ट्रोलॉजिकल एज्यूम करने की, मतलब कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस की एक ताकत है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस वो ठीक रूप से बताता है। इसके बाद दूसरा देखा जाए तो वो खुद बताता है कि मुझे गोली भी नहीं लग सकती, लोगों को वो ठीक करता था, इसलिए लोगों को वो भगवान का अवतार लगता था और वो गांधी जी के बहुत गुणगान गाता था। तो यहाँ पर जो आदिवासी लोगों के साथ हुआ था, मैंने सीताराम राजू की बात की आपको, यहाँ पर मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, आपने क्लास 9th में शायद चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में लोगों को जाने के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दी थी। कुछ फॉरेस्ट विलेजेस बनाए थे कि जिसके अंदर कुछ लोग ही जा सकते हैं और उनको अंग्रेजों के लिए मुफ्त में काम करना पड़ेगा, इस तरह से भी था। तो यूजेस ऑफ द वायलेंस टू काउंटर फॉरेस्ट लॉज एंड राजू परसुएडेड पीपल टू वेयर द खादी एंड गिव अप द ड्रिंकिंग। तो सीताराम राजू जो बंदा था वो सभी लोगों को खादी पहनने के लिए बता रहे थे, खादी पहनने के लिए बताता था और साथ साथ में लोगों को ये ड्रिंक्स, मतलब कि शराब की लत, ड्रिंक छोड़ देना चाहिए, इसके लिए भी उसने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। और अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा ये खतरनाक साबित हुआ था, मतलब अंग्रेज लोग इससे डरते भी थे और अंग्रेज लोग कैसे भी करके इसको पकड़ने की और इसको मारने की साजिश भी करते थे। तो यहाँ पर उनकी जो सिस्टम थी वो गोरिल्ला सिस्टम थी और गोरिल्ला सिस्टम से वो वहाँ पर कॉलोनियलिज्म, जो कॉलोनियल अंग्रेज ऑफिसर्स थे उनके ऊपर हमले भी करते थे। यहाँ पर देखा गया कि सीताराम राजू खुद कहता था कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ और वो लोगों को ठीक करता था, मतलब उसको कुछ नॉलेज भी होगा, कुछ दवाइयों का नॉलेज भी होगा। तो इसी प्रकार से वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक नेता बन गया था और वो गांधी जी की बहुत तारीफ करता था और गांधी जी के कदमों पर, मतलब गांधी जी ने जो बातें बताई है इसके ऊपर सीताराम राजू का हर एक एक्शन होता था। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपने देखा कि जो पूरे के पूरे ट्राइबल्स एरिया में भी ये जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं वहां पर भी ये मूवमेंट कैसे फैल गई थी। तो यहाँ पर हम देखें कि ये 1924 में लास्ट में जो 1924 में इसको पकड़ के फांसी दी गई सीताराम राजू को और यहाँ पर जो ट्राइबल्स का जो लीडर था उनको यहाँ पर उन्होंने खत्म कर दिया। मीन्स अंग्रेजों ने इनको पकड़ के 1924 में सीताराम राजू को फांसी दी गई। इट मीन्स जो पूरे के पूरे एरिया था उसमें वहां पर लोगों के ऊपर क्या क्या असर पड़ा था। तो जो फॉरेस्ट लॉ था इसके हिसाब से लोगों को खाने के भी फांफे पड़ रहे थे। जो फॉरेस्ट की आइटम लेके बेचते थे, मतलब कि फॉरेस्ट में जो कलेक्ट करते थे, हनी कलेक्ट करते थे, वुड कलेक्ट करते थे, कुछ कुछ पत्ते कलेक्ट करते थे और जो मटेरियल बेचते थे पेड़ पौधे के, तो इसके ऊपर रोक लगा दी गई। इसकी वजह से ये लोगों के खाने के फांफे पड़ गए थे और यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो पीजेंट और ट्राइबल्स दोनों का जो मूवमेंट था, मूवमेंट के साथ साथ ये कैसे उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, वो थर्ड पॉइंट। और आपके टेक्स्ट बुक के जो पॉइंट नंबर 2 है इसका डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, इसका लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पर देखें कि स्वराज इन प्लांटेशन, इट मीन्स जो प्लांटेशन के साथ जुड़े हुए थे, जो बागान के साथ जुड़े हुए थे, उनके लिए स्वराज क्या था। तो यहाँ पर देखें इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 अपोज्ड बाय द प्लांटेशन वर्कर्स। तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज क्या था कि उनको जो ये काम कर रहे थे जिस एरिया में, वहां से बाहर निकलना नहीं है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अकॉर्डिंग उन लोगों को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, तो अंग्रेज ऑफिसरों के द्वारा वहां से बाहर निकल सकते नहीं थे। इसीलिए उनको लगा कि अभी गांधी युग आने वाला है, गांधी राज आने वाला है, तो हम लोग यहाँ से भाग निकले। वर्कर्स नॉट परमिटेड टू लीव द प्लांटेशंस विदाउट परमिशन, परमिशन के बगैर वो बाहर निकल सकते नहीं थे। मेनी वर्कर्स डिफाइंड ऑथोरिटीज एंड द हेडेड होम्स, मतलब कि जो अथॉरिटी को मतलब कि उनको माने बगैर, उनकी आज्ञा को माने बगैर, मतलब कि उनको फॉलो नहीं करते हुए ये लोग अपने घर तरफ जाने के लिए तैयार हो गए और वहां से भाग निकले। वो लोग सोचते थे कि अभी गांधी युग आएगा, सभी को जमीन मिलेगी, हम सब अपने गांव में जाएंगे, वहां पर हमें जमीन मिलेगी और हम अपना काम, पर्सनल काम और अपनी खुद की जमीन के ऊपर आसानी से कर पाएंगे। बट उनकी सभी की सभी इच्छा थी, इसके ऊपर पानी फेर गया
क्योंकि उनको दूसरी बार पकड़ लिया गया, क्योंकि रास्ते में जो ट्रेन बंद थी, इसके बाद जो स्टीमर्स थे वो भी बंद थे। मतलब ये पूरी की पूरी घटना आसाम के बागान की है। तो आसाम के जो प्लांटेशन था इसके बारे में, तो वहां पर ट्रेन भी नहीं जा रही थी, ट्रेन और ये सभी ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से इनको कोट एंड ब्रॉट बैक टू द प्लांटेशन, इनको वापस पकड़ के लेके लाए गए। एंड ब्रूटल ट्रीटमेंट वे रन अवे वर्कर्स, मतलब उनके साथ एक बहुत बड़ा बुरा व्यवहार किया गया। तो यहाँ पर जो आपने रूल्स देखा और सभी सोचते थे कि हमें गांव में जमीन मिलेगी, भाग निकले, पर रेलवे और स्टीमर सब कुछ बंद था, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी और वो लोग वहां पर वापस आना पड़ा। और पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया और उनको लगा, और बहुत सारे उनको पकड़ के वापस लाए और प्लांटेशन में वापस लाए। अब आप सोच सकते हो कि भाग निकले थे वापस लाए तो उनके ऊपर फिर से कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो चली होगी, मतलब कि अंग्रेजों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया होगा। अब यहाँ पर ये सारे बागान के जो मजदूर थे उनके साथ बहुत मारपीट की गई और उनको बहुत मारा गया, बहुत सजाएं दी गई। बट बाद में जो ये जो कांग्रेस थी, तो ये कांग्रेस अपने अपने जो एरिया वाइज जो फ्रीडम चल रही थी, फ्रीडम मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे। ये लोगों के लिए फ्रीडम की डेफिनेशन अलग अलग थी, बट ये सभी जो कांग्रेस ने जो आयोजन किया गया था, अरेंज्ड किया गया था, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी पूरी की पूरी। तो ये मूवमेंट के अंदर जो स्वराज था, वो स्वराज क्या था कि एक लॉन्ग डेफिनेशन थी, इसके बारे में बहुत बड़ा एक सोच था, बहुत बड़ी एक विचारधारा थी। इसके साथ ऐसा नहीं था कि ये पूरा का पूरा लोकल एरिया वाइज है, मतलब कि पूरे के पूरे देश में पूरा का पूरा फैला हुआ था। तो यहाँ पर गांधी जी का नाम लेते हुए, गांधी जी को एक आगेवान, अपने एक लीडर मानते हुए लोग यहाँ पर स्वराज मांगने के लिए, स्वराज के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो स्वतंत्र भारत, इट मीन्स द फ्रीडम इंडिया की जो कल्पना करते थे, वो इसका एक नारा लगाते थे। इसके साथ गांधी जी भी जुड़े हुए थे और पूरी की पूरी एक्टिविटी ये कांग्रेस की एक्टिविटी के साथ, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटी के साथ इसको जोड़ा जाता है। और ये पूरी की पूरी एक्टिविटी के साथ गांधी जी का नाम लेकर लोग काम करते थे। और यहाँ पर कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ा जाए तो वास्तव में ऐसे आंदोलन के एक अंग बन जाते थे और इसके अंदर अपनी जान लगा के लोग अपना मूवमेंट के अंदर फुल्ली एक्टिवली हो जाते थे और एक्टिव रहते थे।